राज्य सरकार की बजट को लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने बजट को जनहितकारी बताया। कहा कि सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान रखते हुए संतुलित और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया। प्रेस वार्ता में बीजेपी पदाधिकारियों ने बजट को प्रदेश की प्रगति का रोडमैप बताया है। और राज्य सरकार की बजट को लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नगरीय आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने बजट को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए संतुलित और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया। प्रेस वार्ता में बीजेपी पदाधिकारियों ने बजट को प्रदेश की प्रगति का रोडमैप बताया है। और गोरिला पेंड्रा संजय जी, सिंचाई परियोजना में हर वर्ष बजट बढ़ के आता है, लेकिन पानी की जगह सिर्फ पैसा बहता है। इसमें अधिकारी जिम्मेदार है या सरकार? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आज देश के अंदर में जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। उसके लिए जिन जिन क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में जो हमारे किसान केवल एक फसल ले पाते हैं, राज्य शासन की हमारी ये प्राथमिकता है, विशेषकर बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जगह पर जहां पर पानी उपलब्ध हो, जैसे मैंने एक योजना का उल्लेख किया बस्तर का, इंद्रावती का, लगभग 6,000-7,000 करोड़ की एक योजना बनी, 68 किलोमीटर नहर का है। तो उन क्षेत्रों में इस तरह का निर्माण तो ऐसा नहीं है कि केवल पानी बह जाता है। पानी के कारण ही, क्योंकि हमारी रकबा भी वृद्धि हो रही है, सिंचित क्षेत्रों की वृद्धि हुई है हमारी सरकार के समय। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अवश्य है, जहां पानी उपलब्ध है इस तरह की योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। बजट सर, आज बजट को लेकर प्रेस वार्ता किस पर बताइए? देखिए, 2026-27 का ये राज्य शासन का जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके सहयोग से इस बजट को उपलब्ध किया है। और ये जो बजट था, ये तीसरा बजट है माननीय विश्वेंद्र साय जी की सरकार का। जो पहला बजट था वो ज्ञान पर आधारित था, जिसमें गरीब, युवा, नारी, किसानों का सबकी की गई थी। उसके दूसरा बजट जो हमारा गति पर आधारित था, और तीसरा वर्षीय जो है ये संकल्प पर आधारित है। और संकल्प की व्याख्या हमने अभी प्रेस के माध्यम से की है। तो कुल मिलाकर जितनी योजनाएं हैं उसके प्रति एक हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इन योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो आम व्यक्ति है, आम जनजीवन है, सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे अनुसूचित जाति बस्तर क्षेत्र के लोग हों, सर्व क्षेत्र के लोग, सबको इसका समन्वित लाभ मिले, इस प्रकार का ये बजट प्रस्तुत किया गया है। और मुझे लगता है कि सभी जो क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में राशियों का प्रावधान किया गया है, और इसके दूरगामी परिणाम इन वर्ष भर के अंदर में जब योजना प्रारंभ होगी तो इसका दूरगामी परिणाम दिखाई देगा। नांदगांव जिला जो हमारी संस्कार धानी है, जहां का नेतृत्व सांसद के रूप में माननीय संतोष पांडे जी, विधायक के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी करते हैं, उनके प्रयासों से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से नांदगांव के लिए हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं। सड़कों का निर्माण है, स्टेडियम का निर्माण है, और भी अन्य चीज़ें हैं। और अन्य जो बजट है, उस बजट के अंदर में जो प्रावधान सबके लिए, उसमें भी नांदगांव का पार्ट है। डोंगरगढ़ से भी एक जो सड़क का निर्माण जो होना है, उसको भी इस बजट के अंदर में लिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर में एक बड़ी और एक सशक्त भागीदारी इस नांदगांव जिले की है। थैंक यू सर। लेकिन आज सबसे बेहतर यदि खाद्य सुरक्षा है या सामग्री वितरण, हम 5 प्रकार की सामग्री का वितरण करते हैं। हम चावल देते हैं, हम शक्कर देते हैं, हम गुड़ देते हैं, हम चना देते हैं, हम नमक देते हैं। कहीं एक ही देते हैं, गेहूं देते हैं, राजस्थान की बात है, केवल गेहूं। तो इस बार जो हुआ, इस बार का कारण ये था कि कुछ फोर्टिफाइड जो राइस, जो 90-95% चावलों के अंदर में जो उस चावल को मिलाकर ही दिया जाता है, उसमें कुछ थोड़ी सी टेंडर्स में मार्केट के माध्यम से थोड़ी सी देरी हुई थी, जो एकदम फैक्ट चीज मैं बता रहा हूँ। उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पिछले मिलों ने जमा नहीं किया। मैंने जब डेटा में प्रतिदिन देखता हूँ, उसमें लगभग 95% चावल पिछले साल के जमा हो गए। उनकी तारीख अभी अप्रैल तक है, पिछले साल की तो नहीं है। फरवरी का मैंने डेटा दिया है, 85% 90% करीब वितरण हो चुका है। 10% इस बार हमको थोड़ा सा तकलीफ हुई थी, लेकिन मार्च में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। पर्यटन हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। हमारे पत्रकार साथी भी समय समय पर कहते हैं, देश के अंदर में चर्चा होती है कि बस्तर पर्यटन
के नाम से छत्तीसगढ़ हमारा क्यों नहीं काम हो पा रहा है। इसलिए इसमें इस बार फोकस करते हुए कि थोड़ा सा पर्यटन बढ़े कैसे, तो पर्यटन को जब तक हम स्वरूप उसका बदलेंगे नहीं कि उद्योग, जैसे आज कई देश और कई शहर इसी पर आधारित है कि केवल पर्यटन के आधार पर उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, राजस्व बढ़ता है, जो देश रन कर रहा है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर विशेषकर बस्तर सरगुजा क्षेत्र में अब होटलों का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं, औद्योगिक नीति भी बन रही है, सब प्रकार की चीजें उसमें समाहित कर रहे हैं। और मैनपाट के लिए विशेष रूप से और जशपुर के कोलोमिला में एक धार्मिक पर्यटन भी, केवल पर्यटन का आधार ही नहीं कि केवल हम दूसरी चीजें या हम घूमने चले जाते हैं, धार्मिक पर्यटन का भी उसमें उल्लेख है, उसमें बजट के अंदर में प्रावधान किया गया है। बस्तर सरगुजा में बड़े सरकार में नहीं रहते हुए अब वो बजट की परिभाषा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक सेकंड कंप्लीट कर दो। तो मुझे लगता है कि उनको भी बजट को पढ़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता। टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, यदि सीधे तर्ज पर बात करने बकवास और धर्म में बकवास है। और आज व्यंग्यात्मक बातें तो मैं नहीं करना चाहता था बजट के बारे में है, लेकिन जैसा ऊपर का है वैसा ही नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है केवल क्रिटिसाइज ही अब राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, यदि कोई चीज अच्छी हो रही तो उसको भी ध्यान में देना चाहिए। और अंत में तो मैं यहाँ पे सामने ये कहूंगा कि एक बार बजट को पढ़ें और इस बजट पर यदि कोई चर्चा नेता करना चाहता है 1 to 1, तो मैं उसके लिए कहीं भी किसी स्थान पर तैयार। 2-3 महीने भी पढ़ा 2 जगह का, अबुजमाण जगरमुंडा में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही छात्रावास है, शिक्षक आवास है, ये सब उसमें शामिल रहेंगे। बस्तर सरगुजा डिजिटल निधि योजना के अंतर्गत 500 मोबाइल टावर उसके लिए भी हमने किया है, 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपने देखा कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है, इसलिए वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मुख्यमंत्री बस योजना के अंतर्गत लगभग 70 बस का जो परिचालन हो रहा है और वो आगे और बढ़ेगा, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बस्तर के क्षेत्र में किया गया है। ओलंपिक माननीय गृह मंत्री जी वहां पर उपस्थित थे, पंडुम जहां पर सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, उनके काम, उनकी वर्किंग, उनकी सब चीजों को उस प्रदर्शनी के अंदर में पंडुम के अंदर मिलाया गया, जो आने वाले समय के अंदर में न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर में ये सब चीजें आगे जाएंगी। इसकी निरंतरता, ये पहला बजट के अंदर में पहला कि केवल एक समय में एक कार्यक्रम नहीं था कि हमने ओलंपिक कर दिया या हमने पंडुम कर दिया, अब ये हर वर्ष होगा। और उसके लिए हमने इसमें बस्तर के लिए भी, सरगुजा में नहीं हुआ, अगले साल सरगुजा से भी हम प्रारंभ करेंगे। तो हमारा इसमें किस तरीके से वो लोग रोजगार की दिशा में आएंगे, किस तरीके से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, ये सब चीजों को उसमें समावेश है। शायद आपके उस क्षेत्र के पत्रकार लोग उसमें शामिल होंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो अगले वर्ष इस साल के लिए भी 26-27 में हमने 5-5 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है ताकि वहां पर इस तरीके से कार्यक्रम हो। दंतेवाड़ा में आपने एजुकेशन सिटी देखी है, उसका निर्माण बहुत पहले हुआ था, उसी तर्ज पर अब जिस तरीके का डेवलपमेंट दंतेवाड़ा में हुआ आपने देखा, और दंतेवाड़ा के बच्चे कहां से कहां निकल कर गए, अनेक चीजें सामने आई हैं। उसी तर्ज पर एजुकेशन सिटी का निर्माण अबुजमाड़ और जगरमुंडा जो दूरस्थ अंदर का क्षेत्र है, वहां पर भी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जाएगी, जो भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मील का पत्थर निश्चित रूप से साबित होगी। शिक्षक के केंद्र स्थापित होंगे, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये तमाम प्रकार की चीजें कि आखिर बढ़े कैसे, मेरे कहने से नहीं होगा। पिछली सरकारें 25 साल में हम इस बात को कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे, लेकिन पर्यटन बढ़ नहीं रहा है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके लिए भी टूर ऑपरेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अनेक प्रकार की उसमें योजनाओं का उसमें समावेश किया गया है। और कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के माध्यम से किया गया है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग वगैरह भी है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज एजुकेशन से मैं आता हूं कि हमेशा से स्वास्थ्य सुविधाओं के या कोई घटना हो जाती है, आज भी घटना ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कभी आते हैं पेपरों में चित्र आते हैं, ऐसा है वहां पे सुविधाएं नहीं मिली, गाड़ियां मिली नहीं, तो पैदल लेके जा रहे हैं। तो ये लगातार काम करने वाला विषय है। तो बस्तर सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए भी हमने योजना बनाई है, और उसके अंतर्गत कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज वहां पे स्थापित करेंगे, प्रारंभ करने का निर्णय इस बजट के अंदर में लिया गया है। बहुत सारे सड़कों की भी कनेक्टिविटी, बहुत सारे नाम है, उसको मैं उपलब्ध करा दूंगा, पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे नारायणपुर से जाटलोर है 28 करोड़, नारायणपुर से है, बीजापुर से है 20 करोड़ का, बीजापुर के चेरपाल से अंदर की सड़कों के निर्माण के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
कि अंदर की सड़कें नेशनल हाईवे से और स्टेट हाईवे से किस तरीके से कनेक्टेड हो। जिस तरीके से गडकरी जी कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, उसी तरह पर अब राज्य शासन भी कि हमारे जो बस्तर या सरगुजा के अंदर के क्षेत्र हैं उनको हम किस तरीके से जोड़ पाए, इसके लिए भी एक बड़ी कार्य योजना बनी है। और बहुत सारे इसमें हैं, मैस्थान से तिलगांव 7 करोड़ है, जशपुर से पंडरपाट 12 करोड़ रुपए का है, और साथ ही साथ सिंचाई नहर का भी विषय है। यहाँ पर बस 82,000 करोड़ रुपए राज्य पर कर्ज है। विष्णुदेव सरकार में भी कम से कम 28,000 करोड़ कर्ज है। तो राज्य आत्मनिर्भर कब होगा, और पिछले जो बजट जो विकास अर्थात सबका विकास किस तरीके से हो, ऐसे हम अधोसंरचना वगैरह अधोसंरचना के किसी भी प्रदेश के विकास की मूर्त को नहीं लिखा जा सकता। एम से हम निवेश करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। कि इस वर्ष का भी जो बजट है, जो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ थोड़ा सा, 26-27 में हमने 1,72,000 करोड़ की जो कुल प्राप्ति का अनुमान है आपको, ठीक है, जो गत वर्ष की प्राप्ति से 4.2% ज्यादा है जो वर्किंग यहाँ पे आई है। इसमें जो राज्यों से राजस्व प्राप्ति जो 77,000 करोड़ रुपए से हमको प्राप्त होगा, और जो कुछ केंद्र से जो हमारी 66,000 करोड़ है, और जो पूंजीगत होती है वो 29,000 करोड़। तो ये हमारी प्राप्ति लगभग 1,72,000 करोड़ इस वर्ष का मैं बता रहा हूँ ना। 26-27 के लिए जो विनियोग है वो 1,87,000। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारी सरकार की प्राथमिकता रहती है हमेशा से कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो अंत्योदय तक हमारी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। और एल से लाइवलीहुड, और लास्ट है जो पी की जो पॉलिसी हम बनाते हैं, जिस पॉलिसी के माध्यम से हम काम करते हैं, उसका परिणाम, पॉलिसी से परिणाम तक हम किस तरीके से पहुंचे, इस बात की भी चिंता इस बजट के माध्यम से हम सब लोगों ने किया है। तो ये संकल्प आशय हमारा यही है कि समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक हम किस तरीके से पहुंचे। जैसा कि मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, कई वर्षों तक 50 सालों तक कांग्रेस सरकार निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अटल जी ने अपने पहले ही घोषणा के बाद, सरकार बनने के बाद राज्य का निर्माण किया। जब राज्य में हम प्रारंभ किए, माननीय अजीत जोगी जी आज हम सबके बीच में नहीं है, तब उस बजट का स्वरूप 5,000 करोड़ से प्रारंभ किए थे, और आज लगभग 35 गुना बढ़कर वो 1,72,000 करोड़ का आकार ये बजट ने लिया है। और इस सफर में राज्य का हर एक व्यक्ति, गरीब, युवा, किसान, महिला, उद्यमी, ये सभी का योगदान इसमें रहा है। केंद्र रहा है कि प्रदेश का तो समावेशी विकास होगा, लेकिन विशेष रूप से बस्तर जो नक्सल पीड़ित था, आज भी यदि हम कहें थोड़ा बहुत यदि है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और सरगुजा, बगैर बस्तर और सरगुजा के विकास की, वहां तक योजनाओं की, वहां के लोगों तक यदि हम उसका लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ के विकास की हम बातचीत करें तो शायद वो अधूरी रहेगी। 21 मार्च 2026 आपको जानकारी है कि नक्सलवाद के समाप्त का संकल्प है, और ये माना भी जा सकता है कि जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं, जिस तरीके से सामने चीजें आ रही हैं, कि नक्सलवाद का लगभग सूर्यास्त हो रहा है। तो बस्तर का थोड़ा सा मैं उल्लेख कर देता हूँ, थोड़े दूसरे स्वरूप में आज मैं आप सबके सामने चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल है, नहीं तो मैं पढ़ देता लाइन से 20-25 पॉइंट, तो होते ही बजट है आपके सामने, थोड़ा सा आप लोग भी। जैसे बस्तर के बारे में हम ये केवल कह देते कि हम काम करेंगे, ये होगा वो होगा, जैसे उसके लिए हमने किया भी क्या है और आगे हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लगभग 32% की आबादी, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्गों का यहाँ पे समावेश है इस प्रदेश के अंदर में। सभी वर्ग के लोगों को इंतजार रहता है कि उनके लिए भी कुछ न कुछ योजनाओं के माध्यम से उनको क्या इस बजट के माध्यम से प्राप्त होता है। मैंने बजट को जो देखा है, पढ़ा है, उसके आधार पर मैं आप सब लोगों से बातचीत करूंगा। 24 फरवरी वैसे तो वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी के समक्ष आम जनता को समर्पित किया गया। आज उसी विषय को लेकर, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष तरुण मेहरबानी जी, अमर लालवानी जी, गोलू सूर्यवंशी जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष चिंटू जी, पहुंचाने में इस बजट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी और हम सबका लक्ष्य है, प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है कि विकसित
जो भारत है 2047 की एक जो परिकल्पना माननीय मोदी जी, उसी तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ भी 2047 तक बनाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में ये बजट सामने आया है और उसकी ओर बढ़ता हुआ एक एक कदम इस बजट के माध्यम से हम सबके सामने है। जैसा कि पिछली बार आपने ध्यान दिया होगा कि इस नई सरकार का, विष्णु देसाई जी की सरकार का ये तीसरा बजट है, कुल मिलाकर ये तीसरा बजट है। जो पहला बजट हमारा ज्ञान पर आधारित, उसमें मैं था, लेकिन आने के बाद जब बजट को मैंने पढ़ा, बजट को देखा, तो ये मैं कह सकता हूँ कि वर्ष जो हमारा 26-27 का ये जो बजट है, ये निश्चित तौर पर सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट सबके लिए आया है। और छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ लोग हैं, इन 3 करोड़ लोगों के भी इस बजट के माध्यम से उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और इस बजट को मैं कह सकता हूँ, इस बजट का क्रियान्वयन जब होगा आने वाले समय के अंदर में, जब 1 साल के बाद फिर हम बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर 1 साल से आगे के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2-3 वर्षों के अंदर में होंगे, लेकिन प्रावधान इस बजट के अंदर में प्रारंभ किया गया है